ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव और सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज यह प्रस्तुति हम 5 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं नीति के भांति। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक् पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग के पहले भाग की लघु प्रस्तुति, लघु पंचांग अलग से आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रस्तुत कर चुके हैं। तो दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व अपने गुरुजनों को ध्यान धरते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह जो ज्योतिष के विभिन्न आयाम हमने हासिल किए हैं, यह उन्हीं की के सौजन्य से है, यह उनके सपोर्ट से है और उनकी शिक्षा बहुमूल्य शिक्षा उन्होंने दी है और हमें पग पग पर मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण ये जो यहाँ दिखाई जा रही है जितनी सूची, इसमें हमने दक्षता हासिल की है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने किया है और जिसके फलस्वरूप इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन IAF का आजीवन सदस्यता भी हमें मिल गई है। अभी मैं फेस रीडिंग भी गुरुजनों की सौजन्य से कर रहा हूँ। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। एक बार उन्हें नमन करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचांग एक ऐसा शब्द है, जब भी जिह्वा पर आता है या हमारे कान में सुनाई देता है, हमारा ध्यान अनायास ही पंचांग के शुभ और अशुभ मुहूर्त पर ही जाता है, क्योंकि यह पंचांग से हम शुभ और अशुभ मुहूर्त देखते आए हैं और हम यही समझते हैं कि पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक जरिया है, एक माध्यम है, किंतु ऐसी बात नहीं है। पंचांग इससे कहीं आगे बढ़कर है। पंचांग से केवल हम शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं देखते, अपितु पंचांग से हम हमें कुछ पंचांग अद्भुत चीज दे जाता है। हमारे जीवन में इसकी भूमिका जो है बहुत ही अहम है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पंचांग की नई के संबंध में नई जानकारी कि केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो पंचांग की जीवन में अहम भूमिका है। अतएव चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 26 मई 2025, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, 1947 विश्व शाखा संवत और विक्रम संवत 2082 कलाई
महत्वपूर्ण मुहूर्त में कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:05 प्रातः, और सूर्यास्त संध्या 6:34। सनराइज एट 5:00 AM मॉर्निंग एंड सनसेट एट 6:34 PM। दिशा शूल पूर्व है, फिर भी उस दिशा में आईना देखकर या दूर फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सूतल है। पंचांग के 5 अंक, वार सोमवार, तिथि दिन के 12:11 तक चतुर्दशी, और उसके पास पश्चात अमावस्या, नक्षत्र प्रातः 8:23 पर भरनी, और उसके बाद कृतिका, योग प्रातः 7:02 तक शोभन, और उसके बाद अतिगंड, करण दिन के 12:11 तक शकुनी, और उसके बाद चतुष्पाद जो रात्रि 10:21 तक है, और तत्पश्चात नाग है। यदि हम महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें, महत्वपूर्ण मुहूर्त नहीं, पंचांग के 5वें अंग में ही करण प्रातः करण प्रातः योग के संबंध में हम बता रहे हैं। प्रातः 7:02 तक शोभन, और उसके बाद अतिगंड है जो कि देर रात्रि 2:55 तक रहेगा, और तत्पश्चात सुकर्मा। करण दिन के 12:11 तक शकुनी, और तत्पश्चात रात्रि 10:21 तक चतुष्पाद, और तत्पश्चात नाग। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। भोलेनाथ का वास, महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व आज देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ। जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक भोलेनाथ का वास शमशान पर है, और अमावस्या आरंभ होने के पश्चात उनका वास गौरी के सानिध्य में है जो सुखप्रद है। तो दूसरे भाग में जब अमावस्या होता है कृष्ण पक्ष का, तो ये गौरी के सानिध्य में जाते हैं जो कि शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:14 दिन तक। अमृत काल कल भोर में 3:25 से 4:50 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:57 तक। गोधूली बेला संध्या 6:32 से 6:53 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:42 से 8:23 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:28 से 3:10 तक। यमगंड दिन के 10:05 से 11:47 तक, और वर्ज मुहूर्त संध्या 6:58 से 8:22 रात्रि तक। भद्रावास, भद्रा स्वर्ग में है लेकिन आज भद्रा नहीं है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव
दिन में 1:40 तक के पर वे मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन है, और इस प्रकार फिलहाल जब तक नहीं है तब तक मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, और चंद्र और मंगल का जब तक चंद्रमा मेष राशि में है आपस में राशि परिवर्तन है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं, शुक्र के राशि में 2 ग्रह, और मंगल की राशि में 1 ग्रह है। चंद्रमा के मंगल से की राशि से निकलने के बाद मंगल के राशि में कोई ग्रह नहीं होगा, और शुक्र की राशि में 3 ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव वृषभ राशि में आएंगे, जो जिसके स्वामी शुक्र देव है। ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो सूर्य देव आज नक्षत्र परिवर्तन कर चंद्रमा के नक्षत्र में आए, और चंद्रदेव शुक्र के नक्षत्र में। मंगल देव बुध के नक्षत्र में चल ही रहे हैं, बुध देव सूर्य के नक्षत्र में है, शुक्र देव बुध के नक्षत्र में है, शनि देव अपने ही नक्षत्र में है, राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र में, और केतु देव सूर्य के नक्षत्र में। इस प्रकार मित्र के नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और अपने नक्षत्र में मात्र शनिदेव 1 ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह सूर्यदेव और बुधदेव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों केतु और राहु को छोड़कर शेष ग्रहों को के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। केतु राहु स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के गोचर तालिका पर। राहुदेव असली रूप में 29 राहु और केतुदेव 29/5 से गोचर करेंगे, अभी आंशिक रूप से इसी इन राशियों में गोचर कर रहे हैं, कुंभ और मीन में। शुक्रदेव 31/5 को मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। 2 ग्रह यह बुधदेव 8 जून तक के लिए अस्त हैं, और चंद्रदेव आज 3:50 से प्रातः से अस्त हो गए, और यह अस्त की अवस्था में ही वृषभ राशि में जाएंगे, और ये 28 मई तक अस्त रहेंगे। तो ये रहे ग्रहों के गोचर तालिका। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह दर्शाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। यह पद्धति जो है वो है, इसे ताराबलम कहते हैं, और यह नव तारा चक्र पद्धति पर जो अद्भुत पद्धति है, अद्भुत और सटीक पद्धति है, भविष्य को जानने हेतु, संबंधों को जानने हेतु, उसी का एक दूसरा रूप है, क्योंकि ये चंद्रमा के गोचर के परिप्रेक्ष्य में ताराबलम कहते हैं। नव तारा चक्र भी वही है, सिद्धांत वही है, और
गणना विधि भी वही है। यह नवतारा चक्र जातक के भविष्य के बारे में ज्यादा आकलन होता है कि क्योंकि विंशोत्तरी दशा के अनुसार जो दशा चल रही है उसकी महादशा, अंतरदशा, यह सब कैसे ग्रह फल देंगे वह जातक इस विधि से जान सकता है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पड़ाव में आपसे विभिन्न लोगों का सामना हो सकता है, चाहे वो संबंधी हो या पड़ोसी हो या आपके कार्य क्षेत्र में। उनसे कैसा संबंध रहेगा यह आप नवतारा चक्र पर देख सकते हैं। वे आप उनके लिए कितना फलदायी हो सकते हैं या वे उनके लिए कितना फलदायी हो, वे आपके लिए कितना फलदायी हो सकते हैं। यह दोनों तरफ से आपस में दोनों के लिए फलदायी है या एक तरफ के लिए फलदायी है, ये सारे नवतारा चक्र से आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि हमने नवतारा चक्र पर एक अलग से वीडियो डाला है और वह वीडियो बहुत लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, क्योंकि उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता और बजरंग बली का भी जन्म कुंडली डाला हूं और आपस में भगवान राम के कुंडली से जो उनका नक्षत्र है और उनके तारे से सीता के तारे को तुलना किया गया है कि वे आपस में कैसे संबंध है, दोनों के लिए कितना बेनिफिशियरी हुए, यह उसमें आका गया है। उसी तरह से भगवान राम और हनुमान बजरंग बली से कैसा संबंध है, आपस के लिए कितना मित्र हुए, कितना क्या हुए। पुनः माँ सीता और बजरंग बली, इस तरह से कुछ सेलिब्रिटीज का भी वीडियो हमने डाला है उसमें, आप जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा। और यदि नवतारा चक्र पर आपकी पकड़ हो गई तो आप अपना जन्म कुंडली के अनुसार बिना ज्योतिषी के पास गए खुद ही आकलन कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जो पंचांग की परिभाषा है कि आपकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करेगा, जब भी शुभ समय होगा आप उस समय अच्छे निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आत्मबल आपका मजबूत रहेगा। उसी तरह से यदि शुभ स्थिति है तो भी आपका आत्मबल मजबूत रहेगा, क्योंकि आप अग्रिम आप उसके लिए तैयारी कर लेंगे, मन मस्तिष्क उसके लिए तैयार रहे, तो इससे आपकी बीमारी भी घट सकती है। नवतारा चक्र जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा। और उसको साझा भी करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, और उनसे वार्ता करें, उस पर डिस्कस करें, जो आप दोनों के लिए, सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। और आपके सुझाव के अनुसार नवतारा चक्र पर एक अलग प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डाला है, आप देखिए, गणना विधि पर। तो चलिए संक्षेप में हम यहाँ बता देते हैं कि नवतारा चक्र है क्या और उसकी गणना विधि क्या है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र की क्रम संख्या निर्धारित है, और जो 1 से 27 तक होते हैं, और ग्रह 9 होते हैं। लेकिन ग्रह जो फल देते हैं वो भी महादशा अंतरदशा में या कभी भी वे नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं, यानी ग्रहों के मन जो होते हैं वह नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र की भूमिका अहम हुआ करती है ग्रहों के फल की प्राप्ति में। इसलिए हर नक्षत्र को किसी किसी ग्रह से जोड़ने हेतु, स्वामित्व देने हेतु एक विधि अपनाई गई कि सभी 9 ग्रहों नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया, 9 समूह बनाकर। 1 से 9 क्रम संख्या तक पहले श्रेणी में, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां तक, और तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां तक। और ग्रहों की जो श्रेणी बनी, सूची बनी, वह महादशा के अनुसार बनी। जो विंशोत्तरी महादशा होती है उसमें जो क्रम संख्या रहता है उसी क्रम संख्या में ग्रहों को रखा गया। यानी पहले केतु,
उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। अब पहला जो नक्षत्र, पहले हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां, 19वां, जो क्रमशः अश्विनी, माघ, मूला बने, उनका स्वामित्व तो पहला ग्रह को, केतु को दिया गया। और इसी क्रम संख्या में दूसरा 10वां, दूसरा 11वां और 30वां नक्षत्र जो बने, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, उनका नक्षत्र, उनका स्वामित्व तो दूसरे ग्रह को, शुक्र को दिया गया। और इसी क्रम संख्या में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया, अंतिम ग्रह। अब फल कैसे निकालते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसके नक्षत्र स्वामी के जो समूह होते हैं, वहीं से गणना आरंभ होती है। और जो पहला ग्रह होता है, वह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों का। किंतु वहां से तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह होते हैं, वे पीड़ा देते हैं, बाधा देते हैं, अति पीड़ा भी देते हैं। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें। और वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं, वे सुफलदायी होते हैं। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि आपके जो महादशा, अंतरदशा जो अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं, वे क्या फल देंगे। साथ ही साथ आपके संपर्क में जो व्यक्ति है, उनका जन्म नक्षत्र क्या है और उसके अनुसार क्या फल हो, तो आप अग्रिम जान सकते हैं। और यह आपके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ कर सकता है और आपके जीवन को सफल और समृद्ध कर सकता है। जो हमने आरंभ में कहा कि पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का विधि नहीं है। तो ये रहे हमारे जानकारी है, तो आपका विस्तार से नव तारा चक्र जो हमारी प्रस्तुति है, उस पर आप में प्रस्तुत है। आप उसे देखें, समझने का प्रयास करें, और कोई कठिन नहीं है। आप एक बार जब समझ जाएंगे और उसे आजमाएंगे, तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। साझा करें नव तारा चक्र को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, ताकि उनके जीवन में भी सफलता और समृद्ध उनका जीवन हो सके, समृद्धशाली हो सके उनके जीवन में, वे सफल रहें, वे कुशल रहें और वे निरोगी रहें। उनके जीवन में अशुभता की नगण्यता हो, शुभता ही शुभता हो। तो चलिए, आज का पंचांग क्या कहता है। चंद्रमा का गोचर आज 8:23 पर तक भरणी नक्षत्र में है, जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं। इस प्रकार कॉलम में जो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र स्वामी शुक्र बनते हैं, तो इनके नक्षत्र स्वामी जो शुक्र बने, इनको आप देखिए कि आज क्या फल दे रहे हैं। तो इसको जो कॉलम से है और रो का मिलान करते हैं, यानी जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, वहां से रो को पकड़ते हैं। हम उदाहरण स्वरूप एक दो नक्षत्र को पकड़ते हैं। यदि जातक का जन्म मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में हुआ है, मान लीजिए उनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो इनके लिए जो शुक्र नक्षत्र है, अति मित्र है और अति मित्र इनको लाभ ही लाभ कराएंगे। एक नक्षत्र और को पकड़ते हैं। यदि
पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उनके लिए शुक्र प्रत्ययी है, बाधक है। और इस प्रकार हम हर नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यह फल निकाल सकते हैं यहीं से। हम अगर दूसरे भाग को देखें, हम यदि दूसरे भाग को देखें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जब चंद्रमा 8:23 सुबह के बाद वे कृतिका नक्षत्र में आएंगे, सूर्य के नक्षत्र में, तो जिस ग्रह को हमने पकड़ा था, इस नक्षत्र को, उसका फल क्या मिलेगा। तो आप देखें कि हमने कृतिका नक्षत्र को पकड़ा था। कृतिका नक्षत्र में हाथी मित्र मिल रहे थे जो पूर्व में था, और 8:23 तक जन्म नक्षत्र में आएंगे, यानी सूर्य कृतिका नक्षत्र का जन्म जन्म जातक अपने ही जन्म नक्षत्र में है, या उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ का व्यक्ति का भी जो ग्रह है उसे जन्म नक्षत्र का ही फल दे रहा है। तो इस प्रकार मिश्रित फल 8:23 के पश्चात होंगे। दूसरा नक्षत्र हमने पकड़ा था जो पूर्व भाद्रपद विशाखा और पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद, तो उस समय 8:23 तक प्रत्यय आ रहा था उनके ये में, यानी समस्या आ रही थी। और वहीं उसके पश्चात 8:23 के पश्चात साधक है जो कि सुफलदायी। तो इस प्रकार हर हम नक्षत्र के बारे में परिणाम जान सकते हैं। तो आप अपने गणना करें और नवतारा चक्र के अनुसार भी गणना करें दशा महादशा का फल। तो चलिए आज हम इस प्रस्तुति को यहीं तक रखते हैं। अगले भाग में हम आपको ले चलते हैं कि अभी तक हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और वे आज राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा आज मेष राशि में, सॉरी, और वे 1:40 में राशि परिवर्तन करेंगे जब वे वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब तक मेष राशि में है, यानी दिन के 1:40 तक जिन जातकों के लिए उत्तमता के संकेत हैं वे है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और उसके पश्चात पुनः बता दें 8 बजकर दिन के 1:40 तक, जब तक चंद्रमा मेष राशि में है, उत्तमता के संकेत उन राशि वालों के लिए है जो जिनका राशि चंद्रमा के अनुसार, लगन के अनुसार नहीं, उनका जिनका राशि मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ होता है, उनके लिए शुभता के संकेत हैं। और तत्पश्चात यानी दिन के 1:40 के पश्चात जिन राशि वालों के लिए शुभता के संकेत हैं वे हैं वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि। पुनः बता दें चंद्रमा के वृषभ राशि में जाने के पश्चात
जिन राशि वालों के लिए चंद्रमा के अनुसार जिस जो राशि होंगे उस राशि में के अनुसार जो शुभ फल होंगे, शुभता आएंगे, उन राशि वालों के लिए जिनका राशि वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि। शेष राशि वालों से अनुरोध है कि वे थोड़ा सावधान रहें, खास करके वाहन चलाते समय कुछ वाद विवाद से दूर रहें, कुछ हद तक इष्ट देव का ध्यान धरें, चाहे जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं। तो ये रहे हमारे पंचांग के बारे में छोटी प्रस्तुति। आज के चंद्रमा के अनुसार कैसा दिन रहेगा, इसे चंद्रबलम कहा जाता है। हम आपको अगली प्रस्तुति में लेकर आए हैं जो चौघड़िया मुहूर्त कहलाता है। यह शुभ और अशुभ काल जानने की एक विधि है और यह बहुत ही सटीक है, क्योंकि यदि यह विशेष कार्य से संबंध रखता है, शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए या कार्यारंभ करने के लिए इसका देखना उचित होता है। यदि कोई जातक कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए या कार्यों में शुभता लाने के लिए चौघड़िया को अवश्य देखना चाहिए। और इसकी उपयोगिता इतनी है कि इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने चौघड़िया पर दो वीडियो डाला है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। अंग्रेजी में जो ये वीडियो है उसका नाम है यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया और हिंदी में जो चौघड़िया जो प्रस्तुति है उसका नाम है चौघड़िया की उपयोगिता। जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक ही नहीं, ज्ञानवर्धन के साथ साथ उपयोगी होगा। तो संक्षेप में यह बताएं कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं दिन के और 8 चौघड़िया रात के, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया होता है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है, दिन के संबंध में भी और रात के संबंध में। तो सप्ताह के 7 दिन हुए, 7 चौघड़िया हुए। और चूंकि हर सप्ताह के दिन के एक शासक ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध उस ग्रह से हो जाता है। इसके अतिरिक्त हर ग्रह को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए क्योंकि दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इसे चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि राहु काल, वार वेला, काल वेला या काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। किसी भी अशुभता से हमारा जो चौघड़िया है जिसका उपयोग करने जा रहे हैं वह किसी अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। यदि है तो शुभता का तो नामो निशान नहीं रहने की संभावना है। अशुभता नगण्य ज्यादा हो सकती है, इसलिए नगण्य करने के लिए इस जो मुहूर्त है इस अवधि को त्याग देते हैं। आज का चौघड़िया के संबंध में देखें तो आज दिन सोमवार है, चंद्रमा से संबंध रखता है, सोमवार से संबंध रखता है, इसलिए अमृत चौघड़िया से। और चंद्रमा माँ का रूप होती है, माँ को कोई विशेष कार्य नहीं, हर कार्य उनसे संबंध होता है, इसलिए अमृत चौघड़िया माँ के से संबंध है, यानी हर कार्य से संबंध है उसका। यहां से दिन आरंभ हो रहा है और फिर यहीं से समाप्त हो रहा है और यह अशुभता से अधिव्याप्त नहीं है। आज का जो अशुभता से व्याप्त है वह काल चौघड़िया जो शनि से दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है और लाभ चौघड़िया जो विद्या अर्जन से लाभ संबंध रखता है, वह क्रमशः राहु काल और वार वेला से ग्रसित है।
वहीं रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो विद्या लाभ से बुद्ध देव से संबंध रखता है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार इन चौघड़िया का त्याग देना चाहिए और शेष चौघड़िया का उपयोग हम अपने कार्य के अनुसार कर सकते हैं। तो ये रहे चौघड़िया मुहूर्त पर हमारी दैनिक पंचांग की चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष के संदर्भ में हम पिछले वीडियो में बराबर पोस्ट करते आए हैं और इसका अगला से अंग्रेजी में भी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम विस्तार से कुछ चर्चा कर रहे हैं। अंक ज्योतिष में एकल अंक 1 से 9 तक का ही प्रयोग होता है और यदि कोई अंक हमें एक अंक से ज्यादा मिले तो उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ यदि शब्द मिले जिसमें कुछ अक्षर होते हैं तो अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, उस शब्द को अक्षरों के अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर प्राप्त अंक को में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। वही गाड़ी संख्या, चूंकि गाड़ी में शब्द यानी अक्षर और अंक दोनों का समूह होता है, इसलिए जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनका अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर अंक में उसको परिवर्तित करते हैं और तब फिर अंकों को जोड़कर एकल अंक में बनाते हैं। हमारे लिए हर अंक महत्वपूर्ण होता है और विभिन्न अंक हमारे पास जीवन के दौर में आते रहते हैं। कुछ अंक बार बार आते हैं, कुछ अंक कभी कभी आते हैं, कुछ अंक हम जब हमारे पास जब आते हैं तो हमें ऊर्जा दे जाते हैं, शुभता दे जाते हैं। कुछ अंक हमारे पास आते हैं जो हमें परेशानी दे जाते हैं, विघ्न बाधा दे जाते हैं। अंक ज्योतिष इसी अंक को पहचानने की एक विधि है और उसके अनुसार कार्य करने की, कर्म करने की विधि, जिससे हमारे जीवन में शुभता ही शुभता हो और अशुभता का नामो निशान नहीं। अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है और इसका उपयोग करना, केवल आप में एक ऊर्जा होनी चाहिए, सीखने की थोड़ी सी ललक होनी चाहिए। तो आइए अंक ज्योतिष में हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया था कि अंक ज्योतिष में एकल अंक में अंकों को परिवर्तित कर दिया जाता है और अंक ज्योतिष में जब जब भी हम जन्म तिथि, क्योंकि जन्म तिथि जो होता है, दिनांक जन्म का, वो महत्वपूर्ण होता है। जन्म तिथि को जो में प्रयुक्त हुए अंक, जो अंक होते हैं वे होते हैं तिथि, जो 2 अंकों का होता है, फिर तिथि, माह व वर्ष, माह भी 2 अंकों का अधिकतम, और फिर वर्ष 4 अंकों का। तो जब तिथि को जोड़ते हैं, ये अंकों को जोड़ते हैं, एक अंक बनाते हैं, तो वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। और आप भी अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर में कंपेटेबिलिटी नहीं हो तो जीवन की नैया भी, बस भी नहीं चलेगी, जीवन की नैया भी नहीं चलती और स्ट्रगल, समस्याएं आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मूलांक और भाग्यांक बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, कुछ ऐसे अंक को हम ले आए अपने जीवन के चर्या में जो हमें अशुभता उस दिन से शुरू हो जाती है। तो अंक चूंकि ऊर्जा देता है, वास्तु दोष ठीक करता है, हमारे शरीर में वो तत्व को देता है जिस तत्व का वह अंक प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ हमारे शरीर में इम्बैलेंस जो है वो ठीक होते हैं अंकों के प्रयोग से। तो चलिए आज का अंक देखते हैं। आज का जो दिन है, दिनांक आज 26 मई 2025 है। दिन के दिनांक तिथि को जोड़ते हैं तो 26 का योग 8 होता है और तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो यह 4 होता है। शनि और राहु आपस में अति शत्रु, इसलिए कहा गया है मोबाइल में 8 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 8 बहुत धीमा प्रगति देता है, 4 हवा में
ज्यादा दोहराता है, कल्पना में ज्यादा दोहराता है, यथार्थ नहीं हो पाता। तो चलिए, आज जो भाग्यांक है, आज का दिन का जो भाग्यांक हुआ, कंडक्टर हुआ, और विभिन्न जातकों के ड्राइवर जो हुए, उनसे कैसा संबंध है, जो आज के दिन के शुभता के बारे में बताता है। तो 1, 10, 19, 28 जिनका जन्मतिथि है, एक जिनका मूलांक है, उनके लिए 1, 4 का संबंध अच्छा होता है, तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का है। लेकिन 1, 4 के संबंध में जो जिनका इनका भी इस तरह से बनता है, वे किसी दूसरे का सुनते नहीं। यही उनके उनके समस्या होती है। यदि वो सुन लें तो 1, 4 का कॉम्बिनेशन उत्तमता हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकते हैं। 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म तिथि है, 2 मूलांक होता है, चंद्रमा जिनके स्वामी होते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2, 4 का संबंध शत्रुता का है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। आज का जीवन थोड़ा सा असंतोष वाला हो सकता है, कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। 3, 12, 21, 30 तारीख को जिनका जन्म है, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी बनते हैं। आज का दिन उतना उत्तम नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 3 और 4 का संबंध शत्रुता का है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। पर यदि जातक स्पेकुलेटिव, राहु स्पेकुलेशन कराता है, यदि जातक शेयर मार्केट में, मार्केटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है आज, तो उसके लिए शुभता किस्मत है। 4, 13, 22, 31 किसी माह का जन्म तिथि किसी जातक का हो, उनका मूलांक 4 बनता है, राहु देव जिनके स्वामी बनते हैं। 4 और 4 का संबंध अति शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहा है, 10% सफलता का दर है। इसलिए 4 और 4 का आपस का संबंध स्ट्रगल दे सकता है, पर प्रॉब्लम दे सकता है। 4 मूलांक वाले जातक से दोस्ती करेंगे तो उनके लिए समस्या हो सकती है। 5, 14, 23 तारीख को जिनका जन्म तिथि हो, 5 मूलांक उनका होता है, बुधदेव जिनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि 5 और 4 का संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर है। किंतु फिर वही बात बताया, सेल्स मार्केटिंग में यदि, चूंकि बुध अकाउंटिंग से संबंध रखते हैं, व्यापार से संबंध रखते हैं, तो यदि एक सेल्स और मार्केटिंग से संबंध इनका हुआ, तो दिन उत्तमता की ओर जा सकते। 6 और 6, 15, 24 तारीख जिनका जन्म है, 6 मूलांक जिनका बनता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी है, और 6 और 4 का संबंध अच्छा है, उत्तम है, मित्रता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर है। यदि सेल्स मार्केटिंग से संबंध है जातक का, तो दिन और सक्सेस रेट बढ़ सकते हैं। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्मतिथि हो, केतु देव जिनके स्वामी हो, दिन उत्तमता के संकेत हैं। और 7 और 4 का संबंध मित्रता का है, इसलिए 4 स्टार भी मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर है। और ओवरऑल कहें तो सामान्यतया यह आज का दिन शुभता के संकेत दे रहे, सफलता के संकेत दे रहे। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीखों की जन्म तिथि है इनका, किसी भी माह का, शनि देव इनके स्वामी होते हैं। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 8 और 4 का संबंध अति शत्रुता का है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। स्ट्रगल हो सकते हैं, किंतु कानून, आर्मी और पुलिस से संबंध रखने वाले जातक के लिए सफलता का दर बढ़ सकता है। अंतिम अंक 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है,
9 जिनका मूलांक बनता है। सावधानी जरूरी है क्योंकि 9 और 4 का संबंध अति शत्रुता का है। 20% सफलता का दर होने की संभावना है। समस्याएं रह सकती है, दुर्घटना से बचने की सलाह दी जाती है। सर्जरी सावधानी से कराएं यदि कराना पड़े। हेल्थ इशू में ये आ सकती है। आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपने हमारी प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आपको तक पहुंचाई गई, यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और मैं धन्यवाद देता हूं हृदय से अपने नियमित श्रोता को, नियमित दर्शक को, जो हमारी प्रस्तुति को देख भी रहे हैं, अपने मित्रों परिजनों और स्वजनों के बीच में साझा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फीडबैक भी भेज रहे हैं और कुछ तो नियमित रूप से हमारे पोस्ट को लाइक भी कर रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। फीडबैक आपका हमारे प्रस्तुति में को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, कारगर सिद्ध होता है। और आप जो साझा करते हैं अपने मित्रों परिजनों और स्वजनों के बीच में, यह उनके ज्ञान को बढ़ाता है, उनके जीवन में सफलता और झूमे, निर्णय क्षमता उनकी सुदृढ़ हो, वे सुखद रहें, इस हेतु आपका प्रयास है। तो चलिए, आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए हम अपनी प्रस्तुति को, दैनिक पंचांग की प्रस्तुति को यही विराम देते हैं। कल फिर आपके सुझाव के अनुसार लघु पंचांग और फिर दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ की असीम कृपा बरसते रहे, चंद्रमा, सोमदेव आदि की भी कृपा आप पर बरसे। गुरुजनों को नमन करते हुए और सभी देवताओं को नमन करते, नवग्रह को नमन करते हुए आपका दिन शुभ हो, यह कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव और जय सोम।